नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज एक साहब की बहुत मज़ेदार कहानी बताने जा रहा हूं। नाम है प्रशांत किशोर। दरअसल आज के राजनीतिक माहौल में नेता पार्टी ऐसे बदल देते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हो। हर पार्टी लुभावने वादे लेकर आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब एक ही हैं, कुछ भी बदलना मुश्किल है। ऐसे निराशा के माहौल में हर नागरिक एक मतदाता के रूप में कुछ बदलाव चाहता है, कुछ नया हो, अलग हो, मसलन कोई नया नेता हो, एक नई पार्टी हो। मगर ऐसे किसी वरदान की इच्छा अभिशाप का भी रूप ले सकती है, क्योंकि वो जो नेता आता है वो यही कहकर उभरता है कि मैं कुछ अलग करूंगा, बदलाव लाऊंगा, परिवर्तन कर दूंगा। मैं औरों जैसा नहीं हूं, मैं सत्ता के लिए समझौता नहीं करूंगा। जनता उस पर विश्वास करती है, मगर जब कुछ नहीं बदलता तो जनता का दिल और भी ज़्यादा टूटता है। 1971 की लड़ाई जीतने के बाद इंदिरा गांधी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री बन गई थी। जनता के बीच में उनकी प्रशंसा भी थी और दबदबा भी था। उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा था। लेकिन 3 साल के अंदर जेपी आए और सामने आए और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा बिगुल बजाया कि सत्ता हिल गई। दिनकर की कविता से नारा लिया गया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस नारे ने पूरे देश में धूम मचा दी। इसके बाद देश में इमरजेंसी भी लगी। लेकिन जब दोबारा 1977 में चुनाव हुए तो जनता ने जेपी पर भरोसा करके इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। जनता पार्टी की नई सरकार भी धूमधाम से बन गई। मगर हुआ क्या? इसके नेता आपस में इतना लड़े, पद और कुर्सी के लिए इतना लड़े, और जनता पार्टी की नई सरकार 2 साल में ही गिर गई। जनता ने दूसरी बार एक नए विकल्प पर 2011 में भरोसा किया। अन्ना हजारे को चेहरा सामने रखकर केजरीवाल ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। वादा किया कि कुछ नया करेंगे, करप्शन को जड़ से मिटा देंगे, इस तरह के तमाम बातें की। जनता ने 2 साल में ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया। काफी हद तक दिल्ली के स्कूलों के हालात भी सुधरे, मगर उसके अलावा बेचारी दिल्ली और दिल्ली के सारे मुद्दे आज भी बहुत विकराल रूप लिए हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने केजरीवाल भी मुसीबत में फंस गए। जनता को केजरीवाल से जो 10 साल पहले उम्मीद थी, हालांकि अभी भी बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं डेंट आया है। उतना बदलाव दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। जनता का दिल हर बार टूटता है, लेकिन अच्छे बदलाव की प्यासी जनता फिर किसी नए चेहरे पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाती है। और इस बार परिवर्तन की बात बिहार से उठी है। फिर एक नए चेहरे ने भ्रष्टाचार और शिक्षा को मुद्दा बनाया है। इनका नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को आप सब जानते हैं, फिर भी छोटा सा परिचय मैं दे देता हूं। 2013 में देश के राजनीतिक मैदान में ये इलेक्शन कंसल्टेंट की भूमिका में उभरे सामने आए। इनकी कंपनी सीएजी ने मोदी के पहले इलेक्शन में मदद की। चाय पर चर्चा इन्हीं के दिमाग की उपज थी। फिर आईपैक नाम से दूसरी कंपनी बनाई और फिर नीतीश कुमार के गठबंधन को चुनाव जितवाया। पंजाब में भी कांग्रेस को और बंगाल में ममता दीदी को चुनाव जिताने में बहुत सारी मदद करी। ऐसी सफलताओं के बाद कुछ सालों में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उनका डंका बजने लगा कि क्या रणनीतिकार है, क्या शानदार रणनीतिकार है। लेकिन सफलता मिलने से इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये भी हुए। पहले नीतीश कुमार ने पार्टी में शामिल करके सीधा वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2020 में केवल 2 साल के बाद बस आपस में लात घूसे और गाली देना रह गया था, तब नीतीश कुमार ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर इन्होंने 2021 में कांग्रेस का दरवाजा खटखटाया। इन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कांग्रेस कैसी चलनी चाहिए। गजब। प्रियंका गांधी से मिले। प्रशांत किशोर के अनुसार कांग्रेस को पूरा बदलने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि 140 साल पुरानी पार्टी 10 साल पुराने किसी रणनीतिकार की बात को मान लेती अगर लहजे में नम्रता होती। मगर ये रवैया कि मैं ही सब जानता हूं और मैं ही सब कुछ बदल सकता हूं, इस वजह से ना नीतीश के साथ टिक पाए और ना कांग्रेस में जगह मिली। लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में बने रहने के लिए कुछ तो करना था। 2 अक्टूबर 2022 को इन्होंने बिहार में जन स्वराज यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, मैं पैदल चलूंगा, लोगों को जगाऊंगा ताकि अच्छे कैंडिडेट जीत सकें। खुद चुनाव लड़ने या पार्टी बनाने की कोई बात नहीं की। लेकिन यात्रा के 2 साल पूरे होने पर कुछ दिन पहले ही 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की घोषणा कर दी। इससे पहले इनकी पार्टी और पार्टी के वादों पर आगे बढ़े
आपको हल्का सा पीछे लिए चलता हूं। प्रशांत किशोर को जानने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा बहुत जरूरी है। 5 चरण का चुनाव बीत चुका था। खुद मोदी जी और भाजपा समझ रही थी कि चुनाव का नतीजा 400 पार तो छोड़िए 300 पार भी नहीं आ रहा। फिर अचानक प्रशांत किशोर बिहार की अपनी यात्रा छोड़ छाड़कर दिल्ली के हर न्यूज चैनल पर अवतरित हुए। दिल्ली की मीडिया का मैनेजमेंट प्रशांत किशोर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली के पत्रकारों को सेट रखते हैं। अवतरित होकर जोर जोर से कहने लगे कि भाजपा 2019 से भी बेहतर रिजल्ट लेकर आएगी। इस भविष्यवाणी के पीछे ना टीम थी ना रिसर्च था, क्योंकि अपनी कंसल्टेंट कंपनी आईपैक छोड़े हुए उनको कई साल हो चुके थे। एक इंटरव्यू में करण थापर ने भी याद दिलाया कि पहले भी इनकी भविष्यवाणी गलत हो चुकी है। इनका खुद का पुराना ट्वीट दिखाया तो ये वहीं लड़ने लगे, सबूत के तौर पर वीडियो मांगने लगे। थोड़ी सी झलक आप भी देख लीजिए। In May 2022, you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September 2023, yes, you're on record. Wait, where? You're on record. We've got it. No, but this is your last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest side. No, I'm not creating a hypothesis. Show me a video, Karan. Now it's because you have said it something. Yes, absolutely. You're not dealing with some spokesperson of party. इन्होंने ऐलान कर दिया कि भाजपा 300 से ज्यादा सीटें आएगी। उत्तर भारत में कई सीटों का नुकसान नहीं होगा। जब रिजल्ट आया तो देखिए किस तरीके से गलती माननी पड़ी। और तब आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि 300 से ज्यादा आएंगी, पिछली बार से ज्यादा आएंगी, और लोग आपको इतनी सीरियसली लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, ये बोल रहा तो कुछ सोच के बोल रहा होगा। जनता ने तो आपके दावों की हवा निकाल दी। नहीं, दावे तो मैं नहीं कर सकता हूं। मैंने अपना असेसमेंट आपके सामने रखा था, और जब हम लोगों ने जिस इंटरव्यू की आपने चर्चा की है, बिल्कुल पहले तो कैमरे पे ये मानना है कि भाई जो असेसमेंट किया वो गलत था। ना जाने इनकी क्या मजबूरी रही होगी जो भाजपा के पक्ष में, साहिब के पक्ष में आखिर के 2 चरणों में चुनाव इन्होंने घुमाने चाहे। पता नहीं क्या डील थी, और बिना किसी प्रमाण के, बिना फील्ड में गए भाजपा के लिए गलत नतीजों की भविष्यवाणी कर दी, जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं। अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई इनकी जन स्वराज पार्टी के मंच पर आपको लिए चलते हैं। पूर्व आईएफएस अधिकारी मनोज भारती को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष घोषित किया। फिर मंच से प्रशांत ने करीब 1 घंटे का भाषण दिया, और इनके भाषण में यह दिखाने की कोशिश हुई कि चूंकि प्रशांत किशोर और इनके साथी पढ़े लिखे हैं, इसलिए बिहार के हालात बदलने के लिए इनके पास योजना एकदम तैयार है, परफेक्ट है। उस योजना के तहत इन्होंने 5 सूत्र गिनवाए, यानी वो 5 तरीके बताए जिससे ये बिहार के हालात बदलेंगे अगर इनकी पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई। आइए एक एक करके उन सब सूत्रों को देखते हैं, और पहले ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, उस पर बातचीत करते हैं। अगर बिहार में विश्व स्तरीय, विदेश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। देखा आपने, ये कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए अगले 10 साल में 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। इस संख्या पर ये कैसे पहुंचे, ये नहीं बताया। ये रकम 4 लाख करोड़ या 6 लाख करोड़ क्यों नहीं है, 5 ही क्यों है, ये भी नहीं बताया। इतने पैसे से स्कूल ज़्यादा बनेंगे या कॉलेज अध्यापकों की भर्ती होगी या रिसर्च में पैसे लगेगा, कुछ नहीं बताया। मगर 5 लाख करोड़ कहाँ से आएगा, यह जरूर बताया, उसे भी सुन लीजिए। हर बरिस 20,000 करोड़ रुपया शराबबंदी के चलते नुकसान हो रहा है, तो 20 बरस के पैसे को, शराब के टैक्स को अगर आप नई शिक्षा के व्यवस्था के लिए खर्चा करें तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बिहार के बच्चों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीद है प्रशांत किशोर द्वारा बताई गई समस्या समाधान आपने ध्यान से सुना होगा। पहले कहा शिक्षा के लिए 5 लाख करोड़ 10 साल में चाहिए, फिर कहा शराबबंदी से इतना पैसा 20 साल में आ जाएगा। अरे भाई 10 साल कहना चाहते हो या 20 साल, फिर इतने इनका रकम का हिसाब तो देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हटाने से सालाना 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, 20 साल में ये 4 लाख करोड़ होगा, फिर अगले पर 4 लाख 5 लाख करोड़, एक ही सांस से बोल दिया। 4 और 5 रुपए की बात हो तो हम भी एक सांस से बोल देते कि कोई चीज़ 4-5 रुपए की आएगी, मगर ये तो 4 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। बातों बातों में 1 लाख करोड़ ऐसे जोड़ रहे हैं मानो सब्जी के साथ धनिया और मिर्ची मुफ्त में बांट रहे हो। अब आप कह सकते हैं कि मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ। देखिए, कोई और नेता होता तो आपकी बात सही होती है,
क्योंकि हम जानते हैं कि ज़्यादातर नेता बस बोलने के लिए मंच पर झट से जुमले फेंक देते हैं। जैसे हर आदमी की जेब में 15 लाख वाला जुमला दिया था, साहब ने कहा था आपके खातों में, आपकी जेब में 15 लाख आ जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर तो पार्टी की घोषणा ही ये कहते हुए कर रहे हैं कि वो खुद भी और उनके साथ पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से समस्या भी पता है और समाधान भी। तो अगर ये मंच से बस बड़े बड़े नंबर गलत तरीके से उछालेंगे तो कोई कैसे यकीन करेगा कि ये परिवर्तन की पार्टी है। साथ ही प्रशांत किशोर एक बात हमेशा कहते हैं कि ये खुद फैसले नहीं लेंगे, जो जनता निर्णय लेगी वही निर्णय इनका होगा। जनता से फैसले पास कराने का इनका तरीका भी जरा देख लीजिए। अरे अपने बच्चों के शिक्षा व्यवस्था के लिए आप इतना ताली भी नहीं बजा रहे हो यार, जोर से बजाइए ताली। इस सदन ने इसको अप्रूव कर दिया ना, शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। मंच से ताली बजवाओ और ऐलान कर दो कि सदन में बात पास हो गई। अगर ये अनोखा तरीका चलाया तो फिर किस तरीके से जन सुराज आएगा ये तो परमात्मा ही जान सकता है। उन्होंने मंच से यह भी वादा किया कि इनकी पार्टी के उम्मीदवार जनता चुनेगी। अगर उम्मीदवार का चुनाव भी इसी तरह मंच से ताली बजवाकर, हाथ उठाकर हुआ तो फिर आप और मैं जानते हैं कि किस तरह के उम्मीदवार आएंगे। क्या चुनाव से पहले ये किसी भी चुनाव क्षेत्र के हर घर से राय मांगेंगे? कायदे से तो असली इलेक्शन यही होता है, सिलेक्शन यही होता है। और अगर इन्होंने राय मांगी और केवल 10% घरों से कोई जवाब आया तो क्या ये मान लेंगे कि इनके किसी भी उम्मीदवार को जनता चाहती नहीं है? और क्या फिर इनकी पार्टी का उम्मीदवार बिना लड़े चुनाव जीत जाएगा, हट जाएगा चुनाव से? हट ही जाएगा क्योंकि जनता ने स्वीकार नहीं किया। इस तरह के टेक्निकल सवाल अगर प्रशांत किशोर से पूछा जाए तो और भी टेक्निकल होकर ये कह सकते हैं कि जनता की नब्ज जानने के लिए हर आदमी से नहीं मिलना होता, सैंपल साइज ही काफ़ी होता है। कोई उन्हें बताए कि उनके सर्वे क्या कहलाते हैं और सर्वे किसे कहते हैं। उम्मीदवार के सिलेक्शन में भागीदारी को नहीं कहते, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? मंच से बस बोल दो जो सुनने में अच्छा लगे, जैसे शिक्षा की ज़रूरत, जनता की भागीदारी, रोजगार वगैरह वगैरह। इनका दूसरा समाधान रोजगार को लेकर है, उसे भी जरा देख और सुन लिया जाए। रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो कहता है कि बिहार में अगर 100 रुपया लोग जमा करते हैं बैंक में तो बैंक वाला 40 रुपया वापस लोन देता है। और गुजरात में अगर गुजराती 100 रुपया बैंक में जमा करता है तो उसको 90 रुपया वापस लोन मिलता है। तो अगर बिहार में बैंकों में जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं लोन के तौर पर 70% पैसा भी अगर वापस मिलने लगे, जो देश का विधान है, बैंकों को 70% पैसा वापस देना ही देना है ताकि आप मोटरसाइकिल खरीद सकें, घर बना सके, बिजनेस कर सके, खेती कर सके। कुल मिलाकर इनका कहना है कि अगर बैंक ज्यादा लोन देगा तो बिहार का आदमी उससे कोई बिजनेस करेगा, अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। पहली बात में तो उन्होंने कहा कि शिक्षा की कमी है, तो अगर शिक्षा में कमी है तो मतलब व्यापक सत्र करके युवाओं को अलग अलग स्किल देने की जरूरत है। और वर्तमान में जब वो स्किल सेट बहुतों के पास नहीं है तो क्या बस लोन मिल जाने से इंसान व्यापार करके बड़ा आदमी बन जाएगा? पहले ये देखना होगा कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा युवा क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि मार्केट में किस तरह के काम धंधे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन वो सब सुनने में बोरिंग लगेगा। जिस तरह बहुत सारे नेता, बाकी नेता धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा करते हैं, प्रशांत किशोर ने राज्य के नाम पर बांट दिया। कह दिया कि बिहार से बैंक पैसा लेकर गुजरात को बांट रहा है। ऐसी बातें इकोनॉमिक्स के एवरेज स्टूडेंट को भी बचकानी लगेगी, लेकिन मंच पर खड़े होकर बोल देने से, बिहार को गुजरात के खिलाफ खड़ा करने से शायद इन्हें वोट मिल जाए। लेकिन इस तरह वोट की गोलबंदी करना तो सालों पुराना तरीका है नेताओं का। फिर ये अलग कैसे हुए? जो ये दावा कर रहे हैं, इनका तीसरा एजेंडा सुनकर तो इनकी बातों की विश्वसनीयता बिल्कुल नदारद जान पड़ती है। आप भी सुन लीजिए। तीसरा रास्ता, बिहार में जितना बुजुर्ग आदमी है अब वो न पढ़ सकता है न रोजी रोजगार कर सकता है, तो जन सुराज का संकल्प है कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर दिया जाए। बुजुर्ग आदमी को अगर सरकार आत्मनिर्भर बना दे तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा करने के लिए हर बुजुर्ग को मुफ्त और अच्छा इलाज मिलना जरूरी है जो उसके घर के पास हो।
साथ ही अकेलेपन से लड़ने के लिए कम्युनिटी सेंटर होने चाहिए। बुजुर्गों से संबंधित कोर्ट के फैसले जल्दी खत्म होना चाहिए, लेकिन ये सब करने के लिए वक्त, इच्छा शक्ति और सोच तीनों चाहिए। मगर 2000 रुपये महीना हर बुजुर्ग को मिलेगा, मंच से ये बोलने के लिए बस लफ्फाजी चाहिए। भारत सरकार के 2017 के सेंसेक्स के आंकड़े देखिए, उस वक्त बिहार में 77,07,145 सीनियर सिटीजन थे। ये संख्या आज से 13 साल पहले की है, मगर इसको भी पकड़ लिया जाए तो 2000 रुपया हर महीना बांटने के लिए 1541 करोड़ 42,90,000 रुपये हर महीने जरूरत होगी। अब ये पैसा हर महीने कहाँ से आएगा, ये तो प्रशांत किशोर ने नहीं बताया, क्योंकि मंच से कुछ भी बोल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चौथे एजेंडे में कह रहे हैं कि भूमि सुधार लाएंगे, क्योंकि बिहार में 100 में से 60 किसान भूमिहीन है। सुन लीजिए, बिहार में भूमि सुधार लागू नहीं होने की वजह से 100 में 60 आदमी भूमिहीन है। इसलिए जन सुराज का एजेंडा है कि अगर किसानों का जीवन सुधारना है तो सबसे पहले भूमि सुधार लागू करना है। लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे लाएंगे। आज से 50 साल पहले जब जमींदारों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती थी, तब भूमि सुधार कानून लाया गया था। उस जमीन पर काम करने वाले असली किसान को जमीन दी गई, लेकिन इतने सालों में जमीन तो उतनी रहनी है और जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, यानी बड़े किसान रही नहीं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में केवल 7 लाख किसानों के पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है। तो प्रशांत किशोर किससे जमीन लेंगे और किसको बांटेंगे, ये समझने और समझाने की फुर्सत प्रशांत किशोर को नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी को तो जल्दी से जल्दी चुनाव लड़ना है और जीतना है। असली काम का क्या है वो तो होता रहेगा। आखिरी एजेंडा में तो केवल हवाबाजी नहीं की, झूठ भी बोल दिया। जीविका नाम से बिहार में एक स्कीम चलती है, जहां कोऑपरेटिव मॉडल के तहत महिलाएं ग्रुप बनाती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, रोजगार चुनती हैं और फिर उसी के मुताबिक उन्हें लोन मिलता है। पहले 6 महीने कोई किस्त भी नहीं देनी होती है, उसके बाद 12% सालाना के हिसाब से ब्याज देना होता है। सरकारी आदेश के आखिरी पैरा में साफ साफ ये सब लिखा है। लेकिन प्रशांत किशोर को सुनिए क्या कह रहे हैं। बैंकों को ये कहा जाएगा कि जो भी महिला लोन लेना चाहती है रोजी रोजगार के लिए, उसको 4% सालाना पर 4%, अभी जो जीविका वाला चल रहा है इसमें 2-2.5% महीना का लगता है, सालाना 30% ब्याज। जीविका स्कीम के 12% ब्याज को झूठ मूठ 30% बोल दिया और फिर ये वादा भी कर दिया कि महिलाओं को 4% पर ब्याज देना होगा और बाकी 6% ब्याज सरकार देगी। इससे सरकार पर कितना पैसे का बोझ पड़ेगा, ये वो पैसा कहाँ से आएगा, शायद इनकी हवाई बातों की तरह हवा से आएगा। ये तो सिद्ध हो गया कि प्रशांत किशोर के पास कोई नया तरीका नहीं है। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट को बनाने में मैंने इतनी मेहनत क्यों की। प्रशांत किशोर की पार्टी को उठने से पहले ही मैं सवालों के बोझ तले क्यों दबा रहा हूँ, क्योंकि बात वहीं आकर रुकती है जहां से शुरू हुई थी। बहुत सालों के बाद जनता ये हिम्मत जुटा पाती है कि वो किसी नई पार्टी पर भरोसा करने की सोचे, और उस वक्त हम पत्रकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को हम बताएं कि नई पार्टी को नए दौर से उम्मीद है, या फिर एक बार फिर दिल टूटने की संभावना ज्यादा है। अभी तो दिल टूटता ही दिख रहा है, बाकी सब वक्त के हाथों में है, नेता नया हो या पुराना। उन लोगों की बात मैं नहीं करता जो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। जनता का अधिकार है सवाल पूछना, तो मेरे साथ मिलकर सवाल पूछते रहिए। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।